नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन। आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ उजाला। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक, जो कि छत्तीसगढ़ के एक एजुकेशनलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उसके साथ साथ आरएसएस के एक थिंकर हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको हमारे शो में स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी राजनीतिक स्थिति क्या है और आगे जाके 2023 चुनाव जो आने वाला है, 2023 चुनाव में छत्तीसगढ़ का क्या हाल है, क्या होने वाला है। सर से हम लोग पूरा जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ उजाला परिवार का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल हो चुकी है और शंखनाद हो चुका है और 2023 चुनाव की तैयारियां जोरों पे है। और क्योंकि 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों की सूची भी घोषणा की थी, इसी तारतम्य में आज का ये चर्चा पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अपना राजनीतिक जो स्ट्रेटजीज बना रही है, इस स्ट्रेटजी से ऐसा लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और साथ में होने वाली लोकसभा चुनाव में हम 11 के 11 सीट जीत कर आए। इसी तारतम्य में ये सारी तैयारियां चल रही है और इसमें पार्टी ने अनेकों सर्वे अब तक के कराए हैं। 4 सर्वे अब तक के छत्तीसगढ़ में पार्टी के सर्वे हो चुके हैं और पार्टी ने ये कहा है कि सर्वे ये पैमाना होना चाहिए कि टिकट देने का, टिकट वितरण का पैमाना सर्वे होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक समझ में आ रही है कि सर्वे भी एक प्रकार का कार्यकर्ताओं के साथ में एक खिलवाड़ मुझे दिख रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को केवल संतुष्टि करने के लिए यह बात कही जा रही है कि सर्वे हमारा पैमाना है और जिस सर्वे के आधार पर हम ये टिकट का वितरण करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप सभी ने देखा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार की सरकार के बाद हम आके 14 में आकर हम थम गए थे और उस समय में हमारा एक अलायंस जो बाहर से जो स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी का भी एक समर्थन हमें प्राप्त था, जिसके तहत पार्टी ने अपनी थोड़ी बहुत जो साख है बचा पाई। अन्यथा पार्टी बहुत बुरी स्थिति में आ गई क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत भारी असंतोष था और दूसरा बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि सरकार की जब 15 साल का सरकार हो गया तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में भी बहुत नाराजगी थी, कईयों का काम नहीं हुए थे और कार्यकर्ताओं की जो नज़र अंदाज करना ये पार्टी को बहुत महंगा पड़ा। लेकिन बाद में पार्टी अभी जो वर्तमान में बहुत सारे चेंजेस किए संगठन के अंदर, ये सोचते हुए कि हम ओबीसी को महत्व देंगे और साथ में जिन जिन क्षेत्रों में हमने चुनाव हारा है वहाँ पर हम कार्य करेंगे। लेकिन अब भी इस सारे टिकट का वितरण को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में हमारे जो मठाधीश नेता हैं, जो बड़े समय से जो काबिज हैं पदों में, जो पहले जब सरकार थी तो मंत्री थे, अब संगठन है तो वही संगठन के मुखिया हो गए हैं। तो इस स्थिति में कार्यकर्ताओं को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीरियस है सरकार बनाने के लिए। और मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से पार्टी यहाँ कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाली है। चलिए, ये सब तो ठीक है सर, आप छत्तीसगढ़ में बीजेपी का स्थिति के बारे में थोड़ा बता दिए। तो अभी नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या 2023 में सरकार बनेगी? अगर बनेगी तो कैसे बनेगी? अगर नहीं बनेगी तो उसका रीजन क्या होगा? देखिए, अभी तो छत्तीसगढ़ में सरकार, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती वो इसलिए है क्योंकि आपने देखा है कि हमारी स्थिति 14 में आकर थम गई, क्योंकि केंद्र की जो योजनाएं हैं, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक अपीलिंग है, वो एक रिफॉर्म्स को लाकर भारत में और दुनिया में अपना एक स्थान को वो प्राप्त किए हैं और दुनिया उनको बड़ी आशा के साथ अपने निगाहों के से उन्हें देख रही है। लेकिन मोदी जी के नाम पे केवल अगर छत्तीसगढ़ में अगर हमको चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसी स्थिति में पार्टी क्यों उन पुराने सारे लोगों के पीछे फिर भाग रही है, ये समझ से परे। अगर हमको केवल मोदी जी के नाम से ही अगर चुनाव लड़ना है तब तो प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, नया भी हो सकता है और कि कहीं का भी हो सकता है और वो कोई भी जीत सकता है। लेकिन अगर हमको अगर प्रत्याशी जनमानस से जो लोग ज़्यादा जिनको पसंद कर रहे हैं, अगर उनको चयन करके अगर ये टिकट का वितरण करना है तो फिर सर्वे उसका आधार होना चाहिए। जो 4 सर्वे हुए हैं
सर्वे के आधार पे तो टिकट का वितरण होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो लोग काबिज है संगठन में उन्हीं का कहीं ना कहीं दबदबा है, और इस दबदबा का कारण हो ये रहा है कि फिर से पुराने लोग टिकट पाने के ओर अग्रसर है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना नामुमकिन है, क्योंकि जो नाराजगी उनके प्रति पूर्व में थी, जिसकी चलते सरकार चले गई, वो नाराजगी अब भी कायम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार में आना है तो केंद्र के जितने भी योजनाएं हैं उसे जनमानस तक पहुंचाना हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का काम है। दूसरा, हमारा जो बूथ की जो मैनेजमेंट है, हमारे जो पन्ना प्रभारियां हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई विशेष फोकस नहीं है। हम जरूर घूम रहे हैं, माला पहन रहे हैं, जगह जगह जाके संबोधित कर रहे हैं, लेकिन बूथ स्तर पे हमको जो संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, जो आवश्यकता है, वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फेल है। और दूसरा, हम जनमानस को ये समझाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे कितने सारे योजनाएं केंद्र के द्वारा जिससे राज्य को लाभ पहुंच रहा है, और कितने जगह में हम लोगों को क्या क्या फायदाएं मिल रहे हैं, इसको भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं उत्साह की कमी कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आती, क्योंकि अब भी कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि हमको फिर अगर सरकार आएगी तो इन्हीं सब लोगों को झेलना होगा, जिनके कारण 15 साल हम लोगों ने अपना सारा दुखड़ा रोया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी वो मोटिवेशन नहीं है और कहीं कोई संतुष्ट नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये निर्णय ले सकी कि सर्वे को ही पैमाना मानते हुए ज्यादा से ज्यादा नए प्रत्याशियों को टिकट दे और जो जीत रहा है उसे ही टिकट दे, तब निश्चित ही यहाँ सरकार बनने की एक गुंजाइश बनेगी, अन्यथा बहुत मुश्किल है। और 3 मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, जो बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी जब 15 साल सरकार में थी तो उनके पास बहुत संभावनाएं थी कि यहाँ पर शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का, लेकिन उन लोगों ने उस समय किया नहीं। लेकिन बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने गंगा जल पर शपथ खाकर उन्होंने कहा था कि हम शराब की बंदी करेंगे। लेकिन बाद में यह हुआ कि घर पहुंचाओ सेवा में कांग्रेस लग गई और लोगों को घर पहुंचाओ सेवा तक के दारू मिलने का कार्य कांग्रेस कर रही है, जिससे कि गांवों में बड़ा आक्रोश है। आज छत्तीसगढ़ में जितने भी जो वायलेंस हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, इन सब का मूल कारण है दारू। तो कहीं ना कहीं दारू से जो ग्रामीण की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी रूप से चरमरा गई है। किसान भी खुश नहीं है, क्योंकि धान का जो बोनस है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जितने भी हमारे गरीब बीपीएल परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास मिलना था, जो अभी तक के वो लोग उसको पाने से वंचित हुए। साथ में बेरोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विधानसभा के पटल पर इस बात को लाया गया था, जिसमें विधानसभा में स्वीकार किया गया कि छत्तीसगढ़ में 44 लाख शिक्षित बेरोजगार अब भी रोजगार से वंचित है। तो ये बहुत बड़ा चुनौती सरकार के लिए होना है। और चुनावी मैनिफेस्टो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और मैनिफेस्टो क्या बनाती है भारतीय जनता पार्टी, कैसे वो अपील करेगी, कैसे लोगों का आत्मविश्वास को जीतेगी, कैसे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल को उत्साहित करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगा। और सरकार इसी कंडीशन पे बनेगा अगर केंद्र से भारतीय जनता पार्टी जितने भी मटादी से नेता हैं, इन लोगों को किनारे संगठन में लगा के या अभिभावक के रूप में इनको रखकर नए प्रत्याशियों को लाने की अगर चेष्टा करेगी तो सरकार बनेगी। अन्यथा उन्हीं पुराने चेहरों पे अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ती है तो फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है और सरकार भी हाथ से जाने वाला है। तो हमें भी अभी खबर ये लगा था कि अब छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किए थे और उसका भी आप रिपोर्ट बनाए। आपके हिसाब से अभी क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी कितना सीट हासिल कर पाएगी? देखिए, ये बात स्पष्ट है। मैं 90 विधानसभा का मैंने दौरा किया और हमने जब सर्वे किया तो हम लोगों ने सर्वे में ये जाना कि भारतीय जनता पार्टी की अगर आज के डेट पे अगर चुनाव होती है तो हम 28 से 30 के आसपास की सीट हम हासिल करने की स्थिति में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसको लेके जनता में आक्रोश है। क्योंकि हमने जब 90 विधानसभा गए तो लोगों में कांग्रेस को लेके जो भ्रष्टाचारी जो चरम सीमा पे है, और आज जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी का रेड हो रहा है, अधिकारियों के यहाँ करोड़ों करोड़ों जो पैसा प्राप्त किया जा रहा है, उनके खातों में उनके संपत्ति जो उसको ईडी अटैच कर रही है, इन सब से कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है कि छत्तीसगढ़ में जो करप्शन है वो चरम सीमा पे है। दूसरा, जो आपका जो लॉ एंड ऑर्डर ये पूरी तरह फेल है, और कहीं ना कहीं भू माफिया, गिट्टी माफिया, रेत माफिया इन लोगों की चल पड़ी है। तो इससे लोगों में कांग्रेस के अंदर में भी बहुत सारी नाराजगियां
कई विधानसभाओं में है और स्वयं कांग्रेस के कई विधायकों का परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। जो हम 90 विधानसभा में दौरा किए तो हमने ये पाया कि करीबन कांग्रेस के 32 से 37 ऐसे विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिनको रिपीट करने पे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बनेगी ये वाली चुनाव, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वर्तमान स्थिति में जो 30 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा हमको 90 विधानसभा से पता चल रहा है। जो मैं शुरू से कहते आया हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये हिम्मत करती है कि नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नए, योग्य, शिक्षित और बेदाग लोगों को अगर टिकट देगी तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और दूसरा जो बहुत बड़ी जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ये है कि आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी ओबीसी का फैक्टर है बोल के भूपेश बघेल जी स्वयं ओबीसी से हैं, उनके विरुद्ध में विजय बघेल को लाया गया क्योंकि पाटन में एक बार वो जीत भी चुके थे, तो उनको ओबीसी को लाया गया। लेकिन हम जब 90 विधानसभा घूमे तो हमको ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि ओबीसी ही फैक्टर है या आदिवासी ही फैक्टर है, ऐसा कोई विशेष फैक्टर नहीं है। और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई माने भी नहीं रखेगा कि मुख्यमंत्री किस समुदाय को बिलोंग करता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कहीं नहीं है कि लोग ये बोल रहे हैं कि हमें आदिवासी ही मुख्यमंत्री चाहिए या ओबीसी ही मुख्यमंत्री चाहिए। लोगों का कहना है कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमें शांतिप्रिय प्रदेश, प्रेम प्रिय प्रदेश, जहां पर विकास हो, प्रगति हो, युवाओं के लिए शिक्षा हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, महिलाओं के लिए सुरक्षा हो और दारू की बंधन हो, सरकार उसको बंद करे। तो ऐसे मुद्दे जो हैं जनता के बीच से हमको सुनने को मिला 90 विधानसभाओं के दौरा करने पर। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इन मुद्दों पर अगर विशेष ध्यान देकर अगर आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही सरकार बना पाएगी। अगर अपने मुद्दे से भटके और अपना जो निर्णय लेने की जो उनकी जो क्षमता है उस क्षमता में कहीं ना कहीं अगर उन लोग अगर पीछे हटे तो निश्चित तौर पे ये जो चुनाव होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती से बाहर होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस जरूर 60 से ऊपर सीट पाई थी और कांग्रेस की भी स्थिति खराब है, लेकिन जो पिछले बार जो 10 लाख का जो मेजर फैक्टर था वोट बैंक, जो केवल ये डिसाइडिंग फैक्टर रहा मैक्सिमम सीट कांग्रेस को पाने के लिए, उस 10 लाख वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है। और जितने छोटे छोटे दल हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सभी छोटे दलों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे हम उन वोटों को सेग्रीगेट करा सके, कैसे हम उन तक के पहुंच सके। और वो 10 लाख वोट फैक्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी अगर अपने तरफ फिर से रिफ्लेक्ट कराती है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा मेरा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने 6 अग्रवालों को टिकट दिया, जैनों को टिकट दिया, सिंधियों को टिकट दिया। मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा मात्रा में हमको टिकट देने की आवश्यकता नहीं थी। जब हम देख रहे हैं कि किसी भी विधानसभा में अग्रवाल कम्युनिटी के वोट बैंक अगर देखेंगे तो 1.5% से भी ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हम 1 या 2 ही अग्रवालों को टिकट देके शेष जो टिकट है अगर हम एससी या एसटी में तब्दील करेंगे तो निश्चित ही एससी एसटी का जो वोट बैंक जो कांग्रेस की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पुनर्वापसी होगी और उससे हमारा वोट बैंक बढ़ेगा और हमारा जो स्ट्रेटेजी जो बना रही है केंद्र, उस स्ट्रेटेजी के अनुरूप हम लोग कार्य कर पाएंगे और जीत पाएंगे और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आएगा। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेगी ये बड़ा निर्णय लेने के लिए, और उनको निर्णय इसी पैमाने पे लेना चाहिए और ना कि नाम से, ना कि बल से, ना कि पैसा से निर्णय लेना चाहिए। ऐसे लेने के एवज में भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार से वंचित हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग जैसे देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ उजाला में हम अभी जुड़े थे डॉक्टर अरुण पटनायक सर से, तो और सर बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का स्थिति क्या है, आगे 2023 चुनाव में क्या होने वाला है। तो आज के वीडियो को हम यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।